Hello everyone, welcome back to Quantum Tutorial. So this is Himanshu Mohor. Welcome back to my channel. So आज हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री का 6 चैप्टर इक्विलिब्रियम कंप्लीट करने वाला है एंड उसका आज थर्ड लेक्चर होने वाला है. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि ग्राफ दिया है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर रिएक्शन पोटेंशियल दिया है उसमें, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मॉलिक्यूलर नंबर है जो कर्व दिखाता है कि रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम की एनर्जी कैसे चेंज होती है. तो शुरू में एटम्स हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं. तो ऊपर वाले पार्ट में आप देख रहे होंगे कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और सिस्टम एनर्जी लूज करते हैं. तो इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन बोला गया है. ठीक है. और कर्व नीचे की तरफ आता है, मतलब सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर सिस्टम मिनिमम एनर्जी पर पहुंच जाता है. तो जिसे इक्विलिब्रियम बोला गया है. यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं और सिस्टम स्टेबल कंडीशन होता है ताकि वो होता है. तो जो इक्वेशन है यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई वी प्रोपोर्शनल टू एन अल्फ़ा का मतलब है कि रिएक्शन जो है रिएक्शन पोटेंशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है. सो ऊपर साइड रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई गई है. ठीक है. जिसमें जिसमें दो एरोज है, एक सिंथेसिस और दूसरा डिकम्पोजिशन. तो सिंथेसिस और डिकम्पोजिशन है. तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि एटम्स जो है एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स का वापस एटम में टूटना. यानी दोनों प्रोसेस साथ साथ चल सकते हैं जब फॉरवर्ड रिएक्शन सिंथेसिस और बैकवर्ड रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो करके. तो ये दोनों की जो सिंथेसिस और डिकम्पोजिशन है, तो सिंथेसिस जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में चलती है और बैकवर्ड रिएक्शन में डिकम्पोजिशन. तो इसकी जो स्पीड हो जाती है तब सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है. तो इस कंडीशन में रिएक्शन रुकती ही नहीं है. बस रिएक्टेंस जो है ना स्टूडेंट्स, रिएक्टेंस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि दोनों रिएक्शंस सेम रेट से हो रही होती है उसमें. सो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनामिक स्टेट है. क्या है? एक डायनामिक स्टेट है जहाँ मिनिमम मिनिमम एनर्जी पर स्टेबल हो जाता है. यानी एक सिस्टम है जहाँ मिनिमम एनर्जी पर स्टेबल हो जाता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बैलेंस हो जाती है उसमें. सो स्टूडेंट्स, इसमें बताया है कि केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती है वो दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, फॉरवर्ड और रिवर्स. जब किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और रिवर्स रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है तब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है ना. तो इस स्टेज पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है. रिएक्शन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है. तो इसी वजह से केमिकल रिएक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा गया है. सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम. तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइंड एज स्टूडेंट्स कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जो रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन में आती है. रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी. देन स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम तब आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है वो इक्वल हो जाती है. यानी जितनी स्पीड से रिएक्टेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बतानी थी कि रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है ना. तो कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि वो इक्वल हो जाती है, बल्कि उनका जो वैल्यू टाइम है वो वैल्यू टाइम साथ में चेंज नहीं होता है. देन उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है, राइट. देन जो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है ना. जैसे जो पेट्रोल है, पेट्रोल कंबशन यानी पेट्रोल जलना
इरिवर्सिबल होता है, वापस पेट्रोल नहीं बनेगा ना वो। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है वो। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में अमोनिया बनने के बाद सूटेबल में वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट सकता है। सो द reaction that occurs in both direction and product can convert back to reactants. Product can convert back to reactants. So that symbol represented. So that is necessary condition for equilibrium. Then इसमें इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक। सो स्टूडेंट्स, इक्वल रेट बताया गया है यहाँ पे। इक्वल रेट जो है, इक्वल रेट सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इक्वल रेट इक्विलिब्रियम का। तो इनिशियली फॉरवर्ड रेट एंड मैक्सिमम, फॉरवर्ड रेट जो होती है वो मैक्सिमम होती है एंड रिवर्स रेट जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो जैसे ही प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं तो फॉरवर्ड रेट जो होती है, फॉरवर्ड रेट कम होती है और रिवर्स रेट इंक्रीज़ होती है। तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू रिवर्स रेट। यानी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इक्वल रेट का मतलब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि टाइम के साथ, ठीक है, और द टाइम, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन ज़ीरो नहीं होती है वो। इक्वल भी ज़रूरी नहीं है उसमें, तो ज़रूरी नहीं कि इक्वल भी हो करके। तो ये जो कंडीशंस है ये क्लोज सिस्टम में ही पॉसिबल है। उसके बाद स्टूडेंट डायनामिक नेचर इक्विलिब्रियम इज एन एक्टिव प्रोसेस विथ कंटिन्यूस रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रिएक्ट करते रहते हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट दोनों जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चल रही होती है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल दूँ कि क्लोज बॉटल में वाटर है, तो इवेपोरेशन और कंडेंशन साइमल्टेनियसली हो रही होती है उसमें। सो डायनामिक नेचर क्या बताता है हमें, डायनामिक नेचर ये बताता है कि रिएक्शन कंटिन्यूस इन बोथ डायरेक्शन एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर changes occurs continuously and also only rates are equal. So equilibrium is a dynamic, not a static. Then उसके बाद जो नोनेट चेंज है, नोनेट चेंज द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम शोज नो ऑब्जर्वेबल चेंज। यानी इक्विलिब्रियम पर ओवरऑल सिस्टम में कोई विजिबल चेंज नहीं होती है। तो कलर चेंज स्टॉप हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो स्टेबल हो जाती है, लेकिन अंदर रिएक्शन चल रही होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं नो नेट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, विच मीन नो ऑब्जर्वेशन। यानी जो इसमें यह बताया गया कि नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन कंपोजिशन, ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड माइक्रोस्कोपिक रिएक्शंस कंटिन्यूस। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रेट्स है वो बताते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन में नहीं चलती है, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों रेट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड इक्वल हो जाती है। तो नेट चेंज ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बदलती है, लेकिन रिएक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यू हो जाते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन एंड रिवर्स रेट इंक्रीज, जिसमें यह बताया गया है कि जो प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगी, जो रिवर्स रिएक्शन को एक्यूरेट करेंगी स्लोली रिवर्स रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो एज प्रोडक्ट फ्रॉम देयर कॉन्सेंट्रेशन राइजेस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दिस रेट accelerate until it matches the forward reaction rate, establishing equilibrium. So as I said that जब प्रोडक्ट्स बनेगा उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगी, जो रिवर्स रिएक्शन को एक्यूरेट जो एक्सेलरेट करेंगी स्लोली
रिवर्स रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर हो जाएंगी, तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। समझे आप स्टूडेंट्स? उसके बाद इक्विलिब्रियम from either direction. The same equilibrium can be achieved whether starting with only reactants, only product or mixture of both. So पूरे रिएक्टेंट्स से शुरू करके, पूरे प्रोडक्ट से शुरू करके या मिक्सचर से शुरू करके सेम इक्विलिब्रियम पहुँचेगा, यानी सेम इक्विलिब्रियम में पहुँचा जा सकता है। तो इमेजिन अ सीसॉ, ठीक है, जब जो सीसॉ नहीं है क्या, जब वेट्स बैलेंस हो जाएंगे, जब वेट जो उसमें दोनों साइड में जो बैठेंगे या फिर दोनों साइड में कुछ इक्वल वेट्स के रहेंगे, तो जब जो वेट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी जो बैलेंस होंगे वो मूव नहीं करेंगे, लेकिन अंडरनीथ प्रेशर कंटिन्यू रखेंगे उसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हार्बर्स प्रोसेस, प्रूफ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो हार्बर्स प्रोसेस है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को प्रूव करता है। उसमें क्या प्रूफ करता है हम देखेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सेटअप। The Haber process synthesis ammonia from nitrogen and hydrogen. This industrial process operates under high temperature, approx 400 degrees Celsius, and pressure approx 200 atmosphere. So students, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर हाई टेम्परेचर जो कि 400 डिग्री सेल्सियस पर है, और प्रेशर जो होता है वो अप्रॉक्स 200 एटमॉस्फेयर पे यूज़ होता है। तो जो रिएक्शन बनेगा वो नाइट्रोजन प्लस 3H2 दैट रिवर्सेबल टू NH3। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, उसमें इक्विलिब्रियम जो है, एट इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो N2 H2 और NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये बताता नहीं कि रिएक्शंस बंद हो गई है या फिर वो कंटिन्यू हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद जो आइसोटोप एक्सपेरिमेंट इन ड्यूटेरियम, यानी टू इन्वेस्टिगेट द डायनामिक नेचर ड्यूटेरियम and isotope of hydrogen is introduced into Haber system already at equilibrium, that नाइट्रोजन हाइड्रोजन उसके बाद NH3। तो इनिशियल स्टेट जिसमें N2H2 एंड NH3 जो है वो उसमें जो प्रोसेस है क्या बताता है इसमें कि जब एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम में ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं, जैसे ND3, ओके, या फिर NHD2। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये कहता है कि ये स्क्रैम्बलिंग ऑफ एटम्स दिखाती है कि जब N2 और H2 कंटिन्यू रिएक्ट कर रहे हैं तो NH3 बनने के लिए, और NH3 वापस डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो इक्वल रेट्स कंफर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम बताती है। तो ये प्रोसेस एक रियल लाइफ से लिंक करके एक चीज़ समझेंगे कि जो ये प्रोसेस जो है फिल्टराइजर्स बनने के लिए यूज़ होता है, और इसमें डायनामिक प्रूफ में मॉडर्न केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट इज की रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। सो ये कॉमन एग्जांपल देता है की रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम का, जो अमोनिया है, अमोनिया सिंथेसिस हाइबर्स प्रोसेस, जो उसमें बताता है सबसे पहला पॉइंट कि कन्वर्ट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इनटू अमोनिया, राइट। Then typical occurs at high temperature around 773 Kelvin, a foundation process revolutionary by Haber-Bosch। उसके बाद एनर्जी इंटेंसिव विथ ऑनगोइंग एफर्ट्स फॉर ग्रीन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स इसमें ये बताया गया है कि जो N2 और N2 प्लस 3H2 रिवर्सेबल टू NH3, ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें जो हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है, ठीक है। वो हाई टेम्परेचर कौन सा है, 773 केल्विन पर, ठीक है। तो फाउंडेशन रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन एनर्जी जो है इंटेंसिव है। अब ग्रीन मैटर्स ट्राई किए जा रहे हैं उसमें। उसके बाद जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन है, तो उसमें ये जो फार्मूला दिया है H2 प्लस I2 रिवर्सेबल 2HI।
ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन है तो जिसमें 2H जो गैस फेस में रिवर्सेबल है और HI एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रो आयोडिक एसिड है, एसिड के रूप में एसिडिक होती है। तो ये गैस जो होती है वो रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो इक्विलिब्रियम ये अचीवेबल है प्योर रिएक्टेंट से, प्योर प्रोडक्ट से, या एक मिक्स से। तो क्योंकि दोनों डायरेक्शन कंटिन्यूस है, तो दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। लेकिन कैटालाइट्स यूज़ किया जाता है तो स्पीड इंक्रीज का कैटालाइज यूज़ किया जाता है स्पीड इंक्रीज करने के लिए। So next is Goldberg and Wedge's contribution. Gatto, Goldberg and Peter Wedge formulate the law of mass action, establishing a fundamental relationship between the amounts of reactants and products in a reversible reaction at equilibrium. So law of mass action basis, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactants. So each raised to power its स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, यानी ये समझाता है कि लॉ ऑफ मास जो गैटो गॉल्डबर्ग एंड पीटर वेज ने इसी को फॉर्मुलेट किया है। तो उनका आइडिया ये बताता है कि रिएक्शन की जो रेट है रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, हर एक को उसकी स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट तक रेस करके जनरल रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला है कैपिटल स्मॉल एंड कैपिटल ए प्लस स्मॉल एंड कैपिटल बी रिवर्सिबल कैपिटल एंड स्मॉल सी प्लस स्मॉल एंड कैपिटल डी। सो उसके बाद रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड इक्वेशन डायरेक्शन। तो केसी और इक्वेशन डायरेक्शन लार्ज केसी प्रोडक्ट को फेवर करता है स्मॉल केसी रिएक्टेंट्स को। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए जो न्यू केसी है वो 1/2 ओरिजिनल केसी का है। तो जो कोएफिशिएंट केसी बताया गया है उसमें कि कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने से केसी जो है वो रेस्ट टू पावर n हो जाता है। तो n फैक्टर डिवाइड करने से केसी 1.5 n हो जाता है। तो उसके बाद जो इसमें जो रिवर्स रिएक्शन है और इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इक्वेशन, तो रिवर्स रिएक्शन केसी जो व्हेन केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल केसी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इक्वेशन है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स द करेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एसेंशियल फॉर एक्यूरेट राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग केसी एक्सप्रेशन। सो इक्वेशन ज़रूरी है वरना रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे अगर रिएक्शन डबल कर दो तो केसी स्क्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो फाइनल रिलेशनशिप सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़फुल है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना एंड और थोड़ा हार्ड वर्क करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस MCQs में आते हैं JEE नीट के इसमें, साथ ही साथ बोर्ड में भी। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।